शेफाली बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने कार्तिक के साथ क्वालिटी टाइम जो स्पेंड किया था। अपने घर पहुंचकर वो खुद को बार बार शीशे में देख रही थी। कार्तिक की डेनिम जैकेट उसे काफी लूज और लंबी थी। उसने जैकेट उतारी और उसे देखकर उसने कहा, कार्तिक, फिर से तुम मेरे ख्यालों में आकर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। फिर उसने उस जैकेट को अच्छी तरह से हैंगर में लगाकर ड्रेसिंग टेबल के पास लगी हुक पर टांग दिया और अपना सर उस जैकेट पर रखकर कहने लगी, मुझे यकीन नहीं होता कि सचमुच मेरी केयर करने के लिए तुम्हें माता रानी ने भेज दिया है। ये बोलकर वो खुद ही स्माइल करने लगी। अपने बेडरूम में रखे स्टडी टेबल के पास आ गई और वहां लगी चेयर पर सेटल हो गई। स्टडी टेबल के ड्रॉअर से उसने एक डायरी निकाली जो कि पेपर फ्लावर से बड़ी खूबसूरती से डेकोरेटेड थी। डायरी का पेज ओपन कर वो डायरी पर अपने जज्बात लिखने लगी। ये वही जज्बात थे जिसे वो महसूस कर सकती थी लेकिन किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। उसने लिखा, मैंने खुद को एक खामोश दुनिया में कैद कर लिया था, लेकिन आज मुझे कार्तिक से मिलकर एक उम्मीद नजर आई। मैंने महसूस किया कि इस कैद से बाहर निकल सकूंगी। एक आजाद परिंदे की तरह मैं उड़ सकूंगी। और उससे मिलने के बाद आज मैंने अपनी बाहें फैलाकर इस खूबसूरत पल को जिया है। ये लिखते वक्त उसकी आंखों के सामने कार्तिक के साथ बिताए हुए लम्हे घूमने लगे और उसके खूबसूरत होठों पर प्यारी सी स्माइल तैर गई। फिर वो पेन का पिछला हिस्सा अपने दांतों के बीच दबाकर सोचने लगी, पता नहीं कार्तिक मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन उसकी आंखें तो उसके जज्बात बयां करती हैं। लेकिन वो मुझसे कब अपने जज्बात अल्फाजों में बयां करेगा? ये सोचकर ही वो शर्मा गई और दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर अकेले हंसने लगी। आज वो इस तरह खुलकर कई दिनों के बाद हंस रही थी। और उधर कार्तिक को अपने केबिन में देखकर सचिन हैरान था। सचिन अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया और अपना चश्मा टेबल पर उतार कर रख दिया। सचिन के चेहरे पर स्माइल थी। सचिन को स्माइल करते देख कार्तिक ने भी स्माइल किया और कहा, लगता है आप मुझे यहां देखकर बड़े खुश हुए हैं। सचिन ने रिप्लाई किया, पता नहीं ऐसी कौन सी खासियत है तुम्हारे अंदर जो ना चाहकर भी तुम पर यकीन करने को दिल करता है। जवाब में कार्तिक ने स्माइल कर दिया और कहा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे ज्वाइनिंग कब से करनी है? सचिन ने स्माइल किया और कहा, ज्वाइनिंग की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। सचिन कार्तिक के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम काफी यंग हो और मुझे लगा कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए ये हॉस्पिटल खरीद लिया, लेकिन मैंने सच का पता लगवाया और लाइफ में पहली बार किसी ने मेरी सोच को गलत साबित किया, और वो तुम हो। कार्तिक अब भी हैरान होकर उसकी बातें सुन रहा था। सचिन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने डॉक्टर विश्वास के कैरेक्टर के बारे में बताया। वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त को ही नहीं बल्कि कई यंग लड़कियों को परेशान करता था, और शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। कार्तिक के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के भाव थे। अब वो खुश था। सचिन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपने छोटे भाई की याद आती है। वो भी तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। जवाब में कार्तिक ने कहा, तो आज से आप मुझे अपना छोटा भाई ही समझ लीजिए। सचिन ने हाँ में सर हिला दिया। कार्तिक ने सचिन का हाथ पकड़ा और कहा, आज से आप सिर्फ मैनेजमेंट के स्टाफ हेड नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल के हेड बनाए जाते हैं, क्योंकि आप बगैर मेरी पावर से डरे इतनी सच्चाई पर टिके रहे और हॉस्पिटल को आप जैसे लोगों की जरूरत है। फिर कार्तिक ने स्माइल किया और सचिन की आंखों में आंखें डालकर बोला, थैंक यू भैया। हमेशा सीरियस रहने वाला सचिन जोर जोर से हंस पड़ा और उसने कार्तिक को गले लगा लिया। फिर उसने कार्तिक की ओर देखकर कहा, वैसे अपनी लाइफ में तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बस अपना एटीट्यूड कभी बदलने मत देना। कार्तिक ने रिप्लाई किया,
आई प्रॉमिस। ये बोलकर कार्तिक वहां से जाने लगा। सचिन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ देर और नहीं बैठेंगे? जवाब में कार्तिक ने कहा, मुझे कुछ और भी काम है, लेकिन आपसे मिलने आता रहूंगा, बाय। ये बोलकर कार्तिक वहां से चला गया। बाहर निकलकर कार्तिक के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, मेरा आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ये बोलकर उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और गैलरी में जाकर शेफाली की तस्वीरें देखकर मुस्कुराने लगा। वो शेफाली की फोटोज देखते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। तभी उसका मोबाइल बजा। फोन नील का था। नील का नंबर डिस्प्ले होते देख उसने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर नील ने घबरा कर कहा, कार्तिक तू जहां कहीं भी है फौरन हॉस्टल आ जा। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। उसकी परेशान आवाज को सुनकर कार्तिक ने सामने से निकल रही टैक्सी को इशारा करके रोका और हॉस्टल के लिए निकल पड़ा। टैक्सी में बैठने के बाद उसने कई बार नील को फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसका नंबर स्विच ऑफ होने के कारण कार्तिक और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसने खुद से बातें करते हुए कहा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो नील ने मुझे अर्जेंट बुलाया है और उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है? कहीं फिर से उस राहुल ने। वो ये सोच ही रहा था कि टैक्सी का ब्रेक लगने की वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने विंडो से बाहर देखा तो वो हॉस्टल पहुंच चुका था। टैक्सी से बाहर आकर उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और दौड़कर हॉस्टल के अंदर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राहुल अपने दोस्तों के साथ नील और कार्तिक के रूममेट की पिटाई कर रहा था। नील को हॉकी स्टिक से पीटते हुए उसने कहा, सच सच बता बैटरी, अचानक से ये हीरो कैसे बन गया? ये बोलकर वो नील को कॉन्टिन्यूसली हॉकी से पीटता रहा। कार्तिक वहां पहुंचा और उसने राहुल को जोर से पीछे की ओर धकेल दिया और नील का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। नील बेहोशी की हालत में था और वो बार बार कह रहा था, तू मेरी जान भी ले ले राहुल, तब भी मैं तुझे अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। कार्तिक ने उसे सीने से लगाया। राहुल के दिल में बदले की आग जोरों से भड़क रही थी। उसने कार्तिक के पास जाकर उस पर हॉकी स्टिक से वार किया, लेकिन कार्तिक ने एक हाथ से उसका वार रोक लिया। फिर उसने वहां मौजूद रूममेट्स की ओर इशारा किया। पिटाई होने की वजह से उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उनके हाथ सलामत थे। इशारा पाकर नील के पास पहुंचे और नील को लेकर रूम की ओर चले गए। कार्तिक अब तक राहुल की हॉकी स्टिक एक हाथ से पकड़कर उसे गुस्से से घूर रहा था। राहुल ने दांत पीसकर कहा, मैं तो तेरे हाथ पैर तोड़ने आया था, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू नहीं मिला, और तेरे चमचे की किस्मत बड़ी खराब थी, वो मुझे मिल गया। जब तेरे दोस्त का मैंने ये हाल किया है तो तू ये सोच कि मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूं। उसके इतना कहते ही कार्तिक उछलकर खड़ा हो गया और उसने राहुल के मुंह पर जोरदार पंच मारा, जिससे राहुल फर्श पर जा गिरा। राहुल के साथ मौजूद लड़कों ने कार्तिक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। कार्तिक ने उन लड़कों को गुस्से से घूर कर देखा। इस वक्त कार्तिक की आंखों में खून उतर आया था और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसके गुस्से भरी आंखों को देखकर लड़के खुद ब खुद पीछे हट गए। कार्तिक ने उन लड़कों की ओर देखा और कहा, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ देर पहले तक इस राहुल से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त के साथ इसने जो किया है ना, अब इसे मेरी दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली है। राहुल के साथ मौजूद लड़के चुपचाप किनारे हो गए। राहुल की नाक से ब्लड आ रहा था। राहुल ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक उसके पास पहुंच गया, उसकी टी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे उठाकर खड़ा किया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई नील के साथ ऐसा सलूक करने की? राहुल का जवाब आया, वो बेचारा तेरी गलतियों की सजा भुगत रहा है। उसके कहते ही कार्तिक ने राहुल को पीटना शुरू कर दिया। कुछ लड़के बीच बचाव कर कार्तिक के हाथों से राहुल को बचा लाए और एक लड़के ने कार्तिक के पास आकर कहा, तुम्हें राहुल की कंप्लेंट करनी चाहिए। तुम राहुल की पिटाई करोगे तो सब तुम्हें गलत समझेंगे और तुम कॉलेज से सस्पेंड भी हो सकते हो। कार्तिक ने अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ किया और उस लड़के को देखकर कहा, नील को फौरन सिटी लाइन हॉस्पिटल ले जाओ, मैं डीन से बात करके आता हूं।
उस लड़के ने अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा और कहा, लेकिन कार्तिक, वो इस समय तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर दूसरे लड़के ने उसके करीब जाकर कहा, आज फ्राइडे है और आज डीन सारे प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग में होते हैं। शाम के 8 बज चुके थे। शेफाली अपने बाबा से मिलने पहुंची। उसके बाबा की कंडीशन पहले से काफी बेहतर थी। इस वक्त वो दीवार से टिककर मैगजीन पढ़ रहे थे। जैसे ही शेफाली अंदर पहुंची, उसे देखकर उन्होंने स्माइल किया। शेफाली ने उन्हें साइड हग किया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बाबा, आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, सचमुच। ये कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बच्चे, क्या जरूरत थी मुझ पर इतना पैसा लगाकर मुझे जिंदा बचाने की? मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका था। उनकी बात सुनकर शेफाली ने नाराज होकर कहा, बाबा, अगर आप ऐसी बातें कहेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और उसके बाबा ने स्माइल कर दिया। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में खर्चा भी बहुत हुआ होगा, और इतने पैसों का बंदोबस्त तो तूने अकेले कैसे किया? ये बोलकर वो सवाल या नजरों से शेफाली को देखने लगे। उनके सवाल पर शेफाली ने कहा, अगर कार्तिक ना होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। उसके बाबा ने कहा, कौन कार्तिक? शेफाली के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने रिप्लाई किया, हाँ बाबा, कार्तिक मित्तल। उसके बाबा ने कुछ याद किया और कहा, ये कार्तिक मित्तल कौन है? किस खानदान से ताल्लुक रखता है? शेफाली ने गहरी सांस ली और कहा, यह मित्तल एम्पायर का इकलौता वारिस है। हमारे बैंक में उसका पूरा बैंक बैलेंस है, और आपको तो पता है, मुझे परेशानी में देखकर उसने ये पूरा हॉस्पिटल खरीद लिया ताकि आपका इलाज अच्छी तरह से हो सके। उसने जैसे ही बाबा की ओर देखा, उसके बाबा कुछ सोच में डूबे हुए थे। शेफाली ने उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या बात है बाबा, आप कुछ परेशान मालूम होते हैं। उसके बाबा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कहीं ये समीर मित्तल के मित्तल का बेटा तो नहीं? शेफाली जोर से हंसने लगी और बोली, ओह माय गॉड, इसका मतलब आप भी उनकी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। समीर मित्तल और उसकी फैमिली के बारे में जानकर शेफाली के बाबा कुछ खास खुश नहीं हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी। शेफाली ने उनका हाथ धीरे से दबाया और कहा, बाबा बताइए ना, क्या बात है? उसके बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वो लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बोलकर उसके बाबा शेफाली से कुछ बात करने लगे और शेफाली बड़े गौर से उनकी कही हुई बातें सुनने लगी। और उधर कार्तिक डीन के ऑफिस पहुंचा, जहां डीन प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग ले रहे थे। कार्तिक के चेहरे पर भी कई जगह चोट के निशान थे। कार्तिक बगैर डोर नॉक किए केबिन में पहुंच गया। अचानक कार्तिक को देख डीन और सारे प्रोफेसर उसकी तरफ देखने लगे। कार्तिक ने डीन के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैं इस तरह अचानक आपके पास मिलने चला आया। दरअसल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। डीन ने उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर यह चोट के निशान कैसे? कार्तिक ने कहा, सर, हमारे कॉलेज में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। उस राहुल ने आज हमारे हॉस्टल में घुसकर मारपीट की। राहुल का नाम सुनकर डीन ने वहां मौजूद प्रोफेसर्स की ओर देखा और कहा, बाकी डिटेल्स मैं कॉलेज ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मीटिंग इज ओवर। सारे प्रोफेसर्स वहां से उठकर चले गए। सभी के जाने के बाद डीन अपने लैपटॉप पर बिजी हो गए और कार्तिक को इग्नोर करने लगे। कुछ देर खड़े रहने के बाद कार्तिक ने एक बार फिर से कहा, सर, राहुल अपने दोस्तों के साथ आकर हमारे हॉस्टल में मारपीट करता है और मेरा दोस्त नील उनकी वजह से आज हॉस्पिटल में एडमिट है। सर, प्लीज आप राहुल के खिलाफ कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। डीन ने बेपरवाही से कार्तिक की ओर देखा और कहा, देखो लड़के, राहुल एक अच्छे घर का लड़का है और उसके फादर यहां के फेमस पॉलिटिशियन है, और मुझे नहीं लगता कि राहुल ने ऐसा कुछ किया होगा।
और अगर किया भी होगा तो जरूर तुम लोगों ने उसे उकसाया होगा। उनकी बात सुनकर कार्तिक ने रिप्लाई किया, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो मुझसे अपनी हार का बदला ले रहा है। आज वो मुझसे मैच में हार गया था। बस इसी बात का बदला उसने मेरे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचा कर लिया। और अगर आप लोग उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो उसकी गुंडागर्दी कॉलेज में बढ़ती जाएगी। प्लीज सर, उसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। डीन ने तेज आवाज में उसे डांट कर कहा, बस करो लड़के, निहायत ही शरीफ खानदान का लड़का है वो। मैं उसे काफी पहले से जानता हूं, और अगर ज्यादा बकवास किया तुमने तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को अभी का अभी जेल भिजवा दूंगा, गुंडागर्दी का आरोप लगाकर। कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, सर आप राहुल का इतना साइड ले रहे हैं, क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूं? जवाब में डीन ने कहा, बिल्कुल नहीं, बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। कार्तिक का खून खौलने लगा। डीन ने कुछ सोचकर कहा, और सुनो लड़के, यह मामला यहीं तक रहना चाहिए। कॉलेज के बाहर राहुल का नाम नहीं जाना चाहिए। कार्तिक ने सपाट लहजे में कहा, वरना आप क्या करेंगे सर? डीन उसकी बातों को सुनकर नाराज हो गए और अपनी चेयर से उठकर उसे चिल्लाते हुए बोले, लड़के, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर मैंने तुम्हें इस कॉलेज से सस्पेंड कर दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये तुम्हारी हीरोगिरी है ना, सब रखी रह जाएगी। न जाने कहां से चले आते हैं। ये बड़बड़ाते हुए डीन अपने टेबल पर सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन को गौर से देखने लगे। कार्तिक ने उनकी ओर देखकर कहा, सर मैं सब समझ गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं 24 घंटों के अंदर मैं आपको इस कॉलेज के बाहर निकाल कर नहीं फेंक देता तो मेरा नाम कार्तिक नहीं। डीन ने उसे घूर कर देखा और कहा, मुझे धमकी दे रहे हो? अच्छा चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है यहां से कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? ये जानने के लिए सुनते रहिए 1 2 का 4 ओनली ऑन पॉकेट FM।